नमस्कार। जन सरोकार मंच के इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। कहानी जब बोलती है श्रृंखला में आज हम बात करें डॉक्टर कुमेर मावई निर्मोही से। निर्मोही आपका उपनाम है, जैसा साहित्यकार अधिकांश रखते हैं इस तरह से। आपका कुछ परिचय दे दूं। आपने सीएट, नेट, जेआरएफ, एमफिल, पीएचडी, वो बहुत सारी डिग्रियां ले रखी है। और वर्तमान में व्याख्याता हैं। करौली जिले के नयाबास गांव के रहने वाले हैं और अध्ययन, अध्यापन और लेखन में आपकी विशेष रुचि है। अनेक पत्र पत्रिकाओं में आप लगातार प्रकाशित होते रहते हैं और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों में भी आप पत्र वाचन करते हैं। राजनीति विज्ञान की 2 पुस्तकें आपकी प्रकाशित हैं। तो आज सुनेंगे डॉक्टर कुमेर मावई निर्मोही साहब से उनकी कहानी। जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भारत जी दोषी साहब। जन सरोकार मंच टॉक के संयोजक आदरणीय देवेंद्र जी भाई साहब के प्रति हृदय से आभारी हूँ। पिछले संडे को 9 अगस्त को ही ये हमारी कहानी और वो सांप बन गया समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई है और देवेंद्र जी भाई साहब का प्रेम है कि उन्होंने 1 सप्ताह भी नहीं गुजरने दिया और कहानी का पाठ करने के लिए आमंत्रित कर लिया। देवेंद्र जी भाई साहब और आदरणीय भारत जी के प्रति मैं हृदय से शुक्रगुजार हूँ। मैं कहानी पढ़ता हूँ उससे पहले कहानी के बारे में 1-2 लाइन बोलना चाहता हूँ। ये जो मेरी कहानी है, किसी व्यक्ति विशेष या किसी पूर्व मित्र पर आधारित नहीं है। कहानी के किसी भी अंश का किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित हो जाना महज संयोग या इत्तेफाक है। कहानी के 3 पात्र हैं, सोनू, महेंद्र और मैं। और ये तीनों पात्र ही यूटोपियन हैं। कहानी गाँव के उस प्रत्येक संघर्षशील युवा की कहानी है जो सपने लेकर विश्वविद्यालय में जाता है, वह नए साथियों से मिलता है और फिर जो अपने सपनों को पूरा करता है। तो आदरणीय भाई साहब की अनुमति से मैं कहानी पाठ पढ़ना चाहता हूँ और वो सांप बन गया। जी। पैसा, पद, पावर और सामाजिक स्टेटस पाना हर महत्वाकांक्षी युवक का सपना होता है। भरतपुर जिले के एक छोटे से गांव का सोनू भी ऐसा ही सपना लेकर पढ़ाई के लिए जयपुर आया था। गांव के अधिकांश लड़कों की तरह उसका लक्ष्य मोटी सरकारी नौकरी नहीं था। वह बड़ा अफसर बनना चाहता था। उसकी यही सोच उसे हम सबसे अलग बन। कॉलेज के दिनों में हम अखबारों में केवल दुर्घटनाओं के बारे में या सनसनीखेज खबरों पर ही नजर डालते थे। लेकिन सोनू हमें पढ़ने की सलाह देता। पहले वे हिंदी के अखबार पढ़ता था, फिर अंग्रेजी साहित्य का विद्यार्थी होने के कारण अंग्रेजी अखबारों का भी गंभीर अध्ययन करने लगा। वह अक्सर कहता कि अफसर बनने के लिए केवल किताबें नहीं बल्कि समाज और देश को भी समझना जरूरी है। शायरी उसका शौक था। दोस्त उसे मजाक में लव गुरु कहते थे। अच्छा। लेकिन मौज मस्ती के बीच भी उसका लक्ष्य कभी नहीं बदलता था। परीक्षा की रणनीति, अच्छे अंक लाने के तरीके, समय का प्रबंधन और नियमित दिनचर्या, इन सब में वो हम सबसे बहुत आगे था। मैं आर्थिक तंगी के कारण कॉल सेंटर में नौकरी करने लग गया, जबकि वो यूपीएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली चला गया। कुछ महीनों बाद लौटकर उसने फिर से जयपुर में तैयारी करना शुरू कर दिया। वह रोज 8-10 घंटे पढ़ता था और कभी-कभी हमें चाय की थड़ी पर बुलाकर लंबी चर्चाएं करता था। स्नातक के बाद भी उसने यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा नहीं दी क्योंकि वह बिना पूरी तैयारी के अपने प्रयास को खराब नहीं करना चाहता था। बाद में उसने आरपीएससी की तैयारी शुरू की, लेकिन पहली ही बार में आरएएस प्रारंभिक परीक्षा में असफल हो गया। बेरोजगारी और समाज के तानों ने उसे भीतर से झकझोर दिया था। रेलवे में गैंगमैन की उसको नौकरी मिल गई। कोटा में पोस्टिंग भी हो गई, लेकिन उसका सपना नौकरी करना नहीं, बड़ा अफसर बनना था। कुछ ही महीनों में उसने नौकरी छोड़ दी। गांव के लोग उससे हर बार पूछते,
उसके माता पिता से हर बार पूछते, छोरो बणगों के कलेक्टर। हाँ, और ये छोरो बणगों के कलेक्टर, ये सवाल उसके लिए किसी ताने से भी ज्यादा बड़ा चुनौती बन गया था। उसी दौरान एक ऐसी घटना हुई जिसने उसकी जिंदगी की दिशा बदल दी। गांव में बिजली नहीं आ रही थी। किसी मिस्त्री के नहीं मिलने पे वो खुद ही खम्भे पे चढ़कर तार जोड़ने लग गया। अचानक करंट लगने से वह गंभीर रूप से झुलस गया और महीने भर तक अस्पताल में रहा। इसके कारण उसे दिव्यांग होना पड़ा। ओ, किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए यह जीवन की सबसे बड़ी हार होती। लेकिन सोनू ने भी इस हार को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। हाँ, अस्पताल के बिस्तर पर उसने तय किया कि वे दिव्यांगता को हराकर भी एक दिन अफसर बनेगा। और वहीं से सोनू के संघर्ष का दूसरा अध्याय शुरू हुआ। हॉस्टल के दिनों में मैं और सोनू बहुत अच्छे मित्र बन गए। उसके पास प्रमाणिक पुस्तकों का बड़ा संग्रह था, जबकि मेरे हम्म, पास एक भी किताब नहीं थी। हम्म, मैं उसके साथ रहता, उसकी किताबें पढ़ता और धीरे-धीरे मेरी भी पढ़ाई में रुचि बढ़ने लगी। वह हमें छोटा भाई मानता, कभी हमें पोहे खिलाता तो कभी अपने कमरे में बाँट देता। हम्म, उसकी संगत ने मेरी सोच बदल दी। पहले मैं केवल नौकरी चाहता था, अब मैं भी बड़े सपने देखना शुरू कर दिया। सोनू का रूममेट महेंद्र भी हमारा अच्छा मित्र बन गया। हम्म, हम तीनों लक्ष्य अलग-अलग होते हुए भी पढ़ाई ही हमारी सबसे बड़ी ताकत थी। सोनू हमेशा रणनीति के साथ चलता था। वह कहता था कि केवल मेहनत ही काफ़ी नहीं है, सही दिशा में मेहनत बहुत ज़रूरी है। सही। धीरे-धीरे हम भी उसके बराबर चलने की कोशिश करने लगे। कभी प्रतिस्पर्धा हुई, कभी मतभेद हुए, लेकिन एक दूसरे से सीखना कभी नहीं छोड़ा। 2012 में राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा हुई और हम तीनों उस परीक्षा में सफल हुए। हम्म, इससे हमारा तीनों का आत्मविश्वास बढ़ गया। लेकिन जून 2013 की यूजीसी नेट की परीक्षा में तीनों असफल हो गए। हार के बावजूद सोनू का हौसला नहीं टूटा। उसी वर्ष हम संविदा शिक्षक बनने के लिए दिल्ली जा पहुंचे। हम्म, वहाँ आर्थिक तंगी, किराए के कमरे की परेशानी और रोजमर्रा के संघर्षों ने हमको बहुत कुछ सिखाया। मॉडल टाउन में कमरा ढूंढने से लेकर लालची मकान मालिक से सामना होने तक हर अनुभव ने हमें जीवन में व्यवहारिक सीख दी। कुछ समय बाद आर्थिक मजबूरी के कारण हम वापस जयपुर लौट आए। हम्म, जयपुर लौटकर संघर्ष फिर शुरू कर दिया। दिसंबर 2013 की नेट जेआरएफ परीक्षा का परिणाम आया। मेरी अपनी कैटेगरी में जेआरएफ हो गई। हम्म, महेंद्र भी नेट में उत्तीर्ण हो गया और सोनू भी अपनी कैटेगरी में जेआरएफ हो गया। यह उसके लंबे संघर्ष का पहला बड़ा प्रतिफल था। हम्म, इस बीच मेरा एमफिल में प्रवेश के लिए रोज केंद्रीय पुस्तकालय और विभाग के चक्कर लगाने का क्रम चलता रहा। अंततः मेरा प्रवेश एमफिल में हो गया। केंद्रीय पुस्तकालय हम सबके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका था। वहीं बैठकर हमने सीखा कि गरीबी संसाधनों की कमी हो सकती है, लेकिन सपनों की कमी नहीं। हम्म, सर्दियों की कड़ाके की ठंड, सीमित कपड़े, जेब में कम पैसे और भविष्य की अनिश्चितता, इन सब के बीच पढ़ाई ही एकमात्र हमारा सहारा थी। सोनू की सबसे बड़ी विशेषता यही थी कि परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन हो, उसने कभी अपने लक्ष्य से समझौता नहीं किया। हम्म, वह हर असफलता को अगले प्रयास की तैयारी मानता था। धीरे-धीरे समय बीतता गया। मैं और महेंद्र शिक्षक बन गए। जीवन की व्यस्तताओं ने हम सबको अलग-अलग रास्तों पर पहुंचा दिया। फिर एक दिन हमको खबर मिली कि सोनू राजस्थान में अफसर बन गया है। हाँ, उस दिन वर्षों पहले की सारी यादें आंखों के सामने ताजा हो गई। गांव हम्म, का वो सपना,
चाय की थड़ी पे हुई वो चर्चा, वो हॉस्टल के दिन, सोनू के अस्पताल का वो बिस्तर, उसकी दिव्यांगता, आर्थिक तंगी, असफलताओं का दर्द और फिर उसी दर्द को संकल्प में बदल देने वाला वो हमारा मित्र सोनू। हाँ, आज मैं और महेंद्र कभी फ़ोन पर बात करते हैं, तो अनायास ही एक वाक्य निकल, यार सोनू अफ़सर बन गया। हाँ, बहुत बहुत-बहुत बहुत धन्यवाद अच्छा, आदरणीय। बहुत अच्छी कहानी है। संक्षिप्त कहानी है, लेकिन बहुत अच्छी कहानी आपने सुनाई। मेरे को एक लाइन बड़ी अच्छी लगी, गरीबी संसाधनों की कमी हो सकती है, लेकिन सपनों की नहीं। हर उस व्यक्ति के लिए, उस विद्यार्थी के लिए, जेनजी के लिए ये पंक्तियां उपयोगी है कि अगर अभाव है तो भी अगर प्रयास करे तो अच्छी सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं। कहानी जी में भाई आपने साहब। पहले ही बता दिया कि ये काल्पनिक कहानी है, लेकिन हमारे आसपास में बहुत सारे पात्र इस तरह के मिल जाएंगे जो यथार्थ वादी कहानी की तरफ ले जाते हैं इसको, कि बहुत सारे पात्रों ने, लोगों ने मेहनत करी और सफलताएं वो प्राप्त की है अभाव के बावजूद भी। हमारे तो क्षेत्र में एसटी बेल्ट है, यहाँ तो बहुत सारे और ज्यादा इस तरह के उदाहरण है, वो देखे जा सकते हैं। सिर्फ सोनू, महेंद्र और नरेटर, तीन ही पात्र के माध्यम से आपने बड़ा अच्छा ये कहानी को गढ़ा है और लोक भाषा का भी बीच में उपयोग कर लिया है। निश्चित रूप से जो भी यह कार्यक्रम सुनेगा तो प्रभावित होगा कि कैसे मेहनत करके, दिव्यांगता के बावजूद भी कैसे मेहनत करके और आगे बढ़ा जा सकता है। मैं देवेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने आपसे बात करने का ये अवसर मिल दिया, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी प्यारी कहानी वो आपने सुनाई। जी। तो आदरणीय आपकी बहुत-बहुत रचना धन्यवाद। प्रक्रिया क्या रहती है? आपकी रचना प्रक्रिया क्या रही रहती है? भाई साहब पहले मैं कविताएँ लिख रहा था और उससे हम्म, पहले मैंने कुछ प्रेम कहानियाँ भी लिखी हैं। लेकिन हाँ फिर हाँ। मेरे मन में ये ख़्याल आया कि क्योंकि मैं राजस्थान विश्वविद्यालय में 10 वर्ष रहा हूँ और हम्म, ग्रामीण जितने भी विद्यार्थी जाते हैं और वो हम्म, विश्वविद्यालय में जाते हैं और वहाँ उनका जो संघर्ष होता है, सही है। मैंने सोचा इस संघर्ष पे एक कहानी लिखनी चाहिए क्योंकि अखबार में हम्म, शब्दों की सीमा होती है और मैंने कहानी को वैसे ही पढ़ा है जैसे अखबार में छपी है। सही कहानी बात है। और भी लंबी है, लेकिन जैसी अखबार हम्म, में छपी है मैंने उसको डिटो ही कहानी का हम्म, वाचन किया है। तो मुझे ऐसा हम्म, लगता है आदरणीय मैं आपके बांसवाड़ा में भी व्याख्याता रहा, राजकीय बालिका अच्छा उच्च माध्यमिक विद्यालय कुशलगढ़ बांसवाड़ा में अच्छा 2017 अच्छा, 2 बहुत महीने तक अच्छा। व्याख्याता रहा। हम्म, अ हम्म, अ, ग्रामीण पृष्ठभूमि का विद्यार्थी हूँ, आज भी विद्यार्थी हूँ, हम्म, पढ़ने में रुचि है। लेकिन हम्म, ग्रामीण विद्यार्थियों के जीवन में जितनी विकट समस्याएँ होती हैं, पढ़ने की, हम्म, नौकरी लगने की और साहित्य के बारे में या साहित्य पे चर्चा करने पे ग्रामीण विद्यार्थी उतने जा नहीं पाते हैं क्योंकि वो रोज़गार की तलाश में रहते हैं और रोज़गार मिलने के बाद वो निश्चिंत हो जाते हैं। तो कहीं सही न बात है। कहीं जब भी लिखने के लिए बैठता हूँ आदरणीय, तो वही गाँव के लड़के, गाँव की समस्या, बेरोज़गारी की समस्या, इस पे ही मेरी जो छोटी-सी कलम है वो कोशिश करती है। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, आपकी कहानी सुन के। जी, धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।